हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारा चल रहा था और उसके 4 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर 5th लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसकी आगे आने वाले पोर्शंस में आपको बहुत ज्यादा नीड होगी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में जो चीज हम बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट सेल है। अच्छा, ये मैंने कल ही आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि वैसे तो यूनिट सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। ठीक है, 7 अलग अलग टाइप की शेप्स मैंने कल आपको नोट कराई थी, जिनमें आपकी एक तो क्यूबिक थी, टेट्रागोनल थी, हेक्सागोनल थी, ट्राइक्लिनिक थी, मोनोक्लिनिक थी, ऑर्थोरोम्बिक थी और रोम्बोहेड्रल थी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें इनमें से ही कोई ना कोई शेप पाई जाती है। लेकिन क्लास 12 के लेवल पर हमें सिर्फ क्यूबिक सेल को आगे पढ़ना है, यानी वो सब्सटेंसेस जिनके क्रिस्टल्स आपके क्यूबिक स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनकी यूनिट सेल क्यूबिक होती है, उस टाइप की चीजों को हमें आगे लेके चलना है। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एक क्यूबिक सेल से। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल बनी हुई है जो हम अभी तक आपको बनाते हुए दिखा रहे हैं। और अभी तक हमने क्या किया था, जो पार्टिकल्स थे हमने उन पार्टिकल्स को यहाँ पर दिखाया था इस तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स थे पार्टिकल की पोजीशंस के अकॉर्डिंग। ये कॉर्नर पे पार्टिकल्स अगर मैंने सिर्फ रखे हैं तो ये कौन से टाइप की यूनिट सेल होगी आप सब जान चुके होंगे। ये प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। दूसरी चीज, वीडियो के सबसे फर्स्ट वाले पोर्शन में आप ये कह सकते हैं, स्टार्टिंग के पोर्शन में हमने बताया था कि एक्चुअल में ये पार्टिकल्स नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, जस्ट पॉइंट्स है। और ये पॉइंट्स इसको डिपिक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स को। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपको इतनी दूर दूर दिख रहे हैं पॉइंट्स, पार्टिकल्स इतनी दूर दूर थोड़ी ना होते होंगे। पार्टिकल्स अगर मैं बनाऊं तो काफी बड़ा इस तरीके का एक स्फेरिकल पार्टिकल का मतलब क्या है, कोई एटम लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये एक एटम बन गया। इस पोजीशन पर जो एटम रखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बन ना स्फेरिकल। इस पोजीशन पर जो एटम रखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पोजीशन पर जो एटम रखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली इस पोजीशन वाले को हम इस तरीके से बना देंगे। ये पोजीशन रहेगी, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। तो दिख रहा है आपको कितने पार्टिकल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए अभी, जबकि अभी ये 2 पार्टिकल बचे होंगे। ठीक है, तो ये इसके पीछे जा रहा होगा 3D डायग्राम में, तो आप इतना ही क्लियर बन सकता है इसमें। एक ये पोजीशन बची है तो यहाँ पर भी रखा होगा जो कि इन सबके पीछे छुप रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। समझ आ रही बात? अब इसमें खास बात क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जो कोई भी जो यूनिट सेल होगा, जो कोई भी क्रिस्टल होगा, उसमें ये बाउंड्रीज थोड़ी ना होंगी। एक्चुअल में क्या होता है, 3D स्पेस में ये जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं यही इस तरीके से अरेंज होते हैं, और हम समझने के लिए उनको सेंटर से मिलाती हुई कुछ इमेजिनरी लाइंस इमेजिन कर लेते हैं, जिससे हमें उसकी शेप का अंदाजा लग जाता है। एक्चुअल में ये कोई बाउंड्रीज या लाइन थोड़ी ना होती होंगी। 3D स्पेस में ये जो पार्टिकल्स वो अरेंज हो गए, हमने उनके सेंटर्स को मिला के लाइनें ड्रॉ करी, इमेजिन करी, और हमें लगा कि तो एक क्यूब बन गया, तो हमने कह दिया कि उस क्रिस्टल का शेप कैसा है, क्यूब है। ये पार्टिकल जो हमने यहाँ दिखाए थे डॉट, ये वाले पॉइंट्स, ये तो बहुत दूर दूर है। एक्चुअल में क्या होता है, ये हर पार्टिकल एक दूसरे से टच हो रहा होता है बेटा, तभी तो क्लोज पैकिंग बनेगी। ये पार्टिकल जितने अगर क्लोज होंगे तभी तो क्रिस्टल अच्छा बनेगा, तभी तो उसकी डेंसिटी अच्छी होगी, तभी तो वो सॉलिड स्टेट में पहुंच पाएगा। इतने दूर दूर पार्टिकल थोड़ी ना होंगे। तो इस टाइप का जो मॉडल बनता है, अगर मैं यहाँ से इन लाइंस को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, है ना, इन लाइंस को मैं हटा दूं और सिर्फ क्या बने रहने दूं, सिर्फ पार्टिकल्स बने रहने दूं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बन गया यूनिट सेल को दिखाने का। ये सारी लाइंस में हटा दे रहा हूं यहाँ से। अब सिर्फ क्या रहेंगे आपका, ये पार्टिकल्स रहेंगे इस तरीके से।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, लेकिन एक्चुअल में तो डायग्राम ऐसा ही होता है। एक्चुअल में तो उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, काफी क्लोजली अरेंज होते हैं। देखा ना, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल, है ना, स्पेस फिलिंग मॉडल। यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है इसको क्या बोला जाता है, स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों दिखाया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए अब हम ये बाउंड्री हटा चुके हैं, एक्चुअल में ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ही डायग्राम होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसी भी यूनिट सेल की। वो जो लाइंस हम बनाते हैं वो तो केवल अपने समझने के लिए या स्टडी करने के लिए वो इमेजिनरी लाइंस हम लोग बना लेते हैं ताकि हमें उनकी शेप का अंदाजा लग जाए। ये देखिए ये सारे एटम्स अरेंज हैं आपस में, 3D स्ट्रक्चर है, और इन सबके सेंटर्स को अगर हम मिला देंगे तो वो शेप निकल कर आएगी। ये देखिए क्यूब बन गया। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो एटम आपको दिखाई पड़ रहा है कॉर्नर पर, क्या इसका पूरा का पूरा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है। यूनिट सेल के अंदर से मेरा मतलब है कि यूनिट सेल की जो बाउंड्री, जो इमेजिनरी बाउंड्री है, आप इतने को तो यूनिट सेल मान रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो पूरा का पूरा एटम है, ये एक एटम अपने यूनिट सेल के अंदर थोड़ी ना, बाहर भी तो है। मतलब सीधा सा क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल इसमें से ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा कहां पर हो, विद इन द यूनिट सेल, अपनी यूनिट सेल की बाउंड्री के अंदर हो। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस पार्टिकल का कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है। यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट्स। एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितना है। इसको कहीं कहीं कुछ बुक्स में लिखा होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। इससे हम रैंक निकालेंगे यूनिट सेल की। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखिए ये चीज पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है कहाँ कहाँ पर हो सकती है। एक तो कॉर्नर पे हो सकता है पार्टिकल, बॉडी सेंटर पे हो सकता है, फेस सेंटर पे भी हो सकता है, और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी यहाँ पर एज सेंटर पर भी होता है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर जो जो एटम है इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो हमको देखना है। तो हम ये जान पाएंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं बाउंड्री के अंदर अंदर। वही जो नंबर निकल कर आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ यूनिट सेल। मान लीजिए किसी यूनिट सेल के अंदर 2 पार्टिकल निकल कर आए टोटल, तो हम उसकी रैंक क्या करेंगे, इसकी रैंक कितनी होगी, 2। अब वो कैसे निकालेंगे बात करते हैं। देखिए इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेंटर है इस पार्टिकल का, और ये एक सर्कल नहीं, ये पूरा ऐसा स्फीयर है। समझ पा रहे हैं। तो इसका कुछ पार्ट अपने यूनिट सेल के अंदर है और कुछ पार्ट यूनिट सेल से बाहर, इस यूनिट सेल से बाहर है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ही बाहर है, इसके आसपास और भी तो यूनिट सेल, तो हम तो पूरे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना। तो एक क्रिस्टल में तो क्या होता है, यूनिट सेल्स का एक इनफाइनाइट क्या रहता है, एक्सपेंशन रहता है। भाई इस डायमेंशन में भी यूनिट सेल्स लगे होंगे, इस डायमेंशन में भी लगे होंगे, और इस डायमेंशन में भी लगे होंगे। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, एक रूम ये, दूसरा इसके बगल में, फिर तीसरा यहाँ पर, इधर भी एक रूम बना, इधर भी एक रूम बना, उसके ऊपर भी वैसा ही पोर्शन बना हुआ है। ऐसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कॉर्नर वाले आइटम है इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया कि किस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल हमें तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर। ठीक है, एटम में वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, या पार्टिकल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए फटाफट देखिएगा,
मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है मेरे पास, हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये और मैं बात करता हूं अगर इस पार्टिकल की, यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल का कितना हिस्सा अपनी यूनिट सेल के अंदर पड़ेगा, इसको हमें समझना है। तो आप इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये एक यूनिट सेल आपके सामने बना हुआ है ना, और इसका ये वाला हिस्सा देखो इसके अंदर आ रहा है। अब इसके बराबर में भी तो एक यूनिट सेल बना होगा, तो कुछ पोर्शन इसका बगल वाले यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा होगा। समझना ध्यान से, देखो इमेजिनेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि 3D डायग्राम से बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है बनाना। एक ये यूनिट सेल होगी तो इसका ये वाला हिस्सा इधर शेयर होगा, बगल में इसके एक और यूनिट सेल इधर बनी होगी। चलो वो तो मैं बना भी दे रहा हूँ, ये तो बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा है कि देखो इसका ये वाला कुछ हिस्सा इस वाले यूनिट सेल में भी आ गया, और एक यूनिट सेल जस्ट इसके पीछे होगी और एक जस्ट इसके पीछे होगी, तो इसी पार्टिकल का कुछ हिस्सा उसमें भी शेयर हो रहा होगा। कैसे? जैसे ये मान के चलिए मैं इतना हिस्से को यहाँ पर अगर दिखाऊं, ठीक है, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि एक ये यूनिट सेल, एक इसके बराबर में, एक जस्ट इसके पीछे, एक जस्ट इसके पीछे। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि मेरे इस हैंड पर 4 क्यूब रखे हुए हैं, एक यहाँ, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे। जैसे कि आप 4 रूम इमेजिन कर लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पर 4 रूम्स बने हुए, एक दूसरे सटे हुए, ठीक है। तो चारों रूम के बीच में जो कॉर्नर, जो चारों रूम में शेयर हो रहा होगा, उस कॉर्नर पर अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पार्टिकल का जो कुछ पोर्शन है वो चारों रूम के साथ शेयर हो रहा होगा। यानी एक पार्टिकल कितने रूम में शेयर हो रहा है? 4 रूम में, 4 रूम्स में। और इनके ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पर भी तो उतने ही पार्टिकल होंगे। भाई लैटिस है, लैटिस में तो इधर उधर हर जगह यूनिट सेल्स का एक्सपेंशन है। तो जब ग्राउंड फ्लोर पर 4 रूम हो गए, ग्राउंड फ्लोर पर वो जो पार्टिकल था वो 4 रूम में शेयर हो रहा है, उसके ऊपर भी तो रूम्स बने हुए, उसके ऊपर भी तो कुछ हमारे यूनिट सेल्स हैं। देखिए जैसे ये 1 2 3 4 ये तो शेयर हो गया कहां पर? ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे। और जस्ट इसके ऊपर बने होंगे 4 ही ऊपर भी होंगे। तो ये पार्टिकल कितनी जगह शेयर हुआ जाकर? 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है। तो कॉर्नर वाला जो पार्टिकल्स है, जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने यूनिट सेल में, आप समझ सकते हैं एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना? 1/8। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करिए जरा। वीडियो के लास्ट में एक एनिमेशन भी दूंगा आपको, ठीक है, जिसके द्वारा आप इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे समझ पाएंगे। आपको थोड़ा इमेजिन करने में आसानी रहेगी। फिलहाल तो आप ऐसे ही समझिए, यही ज्यादा बेटर है आपके लिए कि आप इसमें अपना माइंड यूज करिए, तो आपको ज्यादा समय तक ये चीज याद रहेगी, ठीक है कि नहीं। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। इसको आप याद रखे रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं और कहां पर एटम हो सकता था? बॉडी सेंटर पे। कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम बहुत आसान है। देखिए ये हमारे पास यूनिट सेल, अपने रूम को आप इमेजिन कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्यों? अब अपने रूम को इमेजिन करिए, और बॉडी सेंटर मैंने कहां पे बताया था? यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है, आपको दिख रहा है, ये बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है। और जो चीज बॉडी सेंटर पे रखी हुई है, आप देखिए कि उसका कोई भी पोर्शन सेल से बाहर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप ऐसे समझिए कि आपने अपने रूम में एक बड़ी सी बॉल रखी हुई है, वो बॉल आपके रूम की हर दीवार को टच कर रही है, सीलिंग को भी टच कर रही है, फर्श को भी टच कर रही है, लेकिन क्या वो आपके रूम से बाहर निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसका मतलब बॉडी सेंटर वाला जो एटम होता है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही होता है। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 100% है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका?
कितना हो गया 1। यानी बॉडी सेंटर वाला पूरा का पूरा एक एटम आपकी यूनिट सेल के अंदर होता है, जबकि कॉर्नर वाले में क्या था, एक एटम का केवल 1/8 पार्ट जो होता है वो हमारी एक यूनिट सेल के अंदर पड़ता है। वो एक पार्टिकल 8 जगह शेयर हो रहा होता है, 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा होता है। ये पार्टिकल कहीं शेयर नहीं होता, सिर्फ एक ही सेल के अंदर होता है। पूरा का पूरा पार्टिकल हमें मिल गया, इसका मतलब हमने इसका कंट्रीब्यूशन कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, और कहां पर हो सकता है पार्टिकल, देखिए आप इसको नोट भी करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलें। बॉडी सेंटर के अलावा फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर्ड एटम, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए मैं फिर से यूनिट सेल बना रहा हूं। फेस सेंटर तो आप जानते हैं, फेस का मतलब क्या होता है, ये वॉल। अब अगर कोई एटम ये ऐसे यहां मान लीजिए, चाहे ये फेस ले लो चाहे कोई सा फेस ले लो, आप मानो मैंने ये वाला फेस ले लिया, मैंने ये वाला फेस ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया। अगर यहाँ पर कोई एटम रखा हुआ है तो समझिए, देखिए आधा पार्ट तो इसका इस वाले फेस को होगा। आप ऐसे समझिए जैसे कि मैं सिर्फ इस वाले प्लेन को ले रहा हूँ, ऊपर वाले फेस को ले रहा हूँ, ये वो फेस हो गया मान लीजिए। अब इसके सेंटर पर जो पार्टिकल रखा होगा उसका आधा पोर्शन तो निकल रहा होगा इसके ऊपर। जैसे एक 3D बॉल को इमेजिन करिए जो इसके सेंटर पर है, तो आधी बॉल तो इसके ऊपर होगी और आधी बॉल इसके नीचे। आधी बॉल इसके नीचे होने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी यूनिट सेल है, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर है हमारी यूनिट सेल, तो आधी बॉल तो या आधा ही तो पार्टिकल हमारा इस यूनिट सेल में आया, और बाकी का आधा पार्टिकल इसके ऊपर जो दूसरी यूनिट सेल होगी उसमें पड़ेगा। समझ रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेस सेंटर वाला एटम होता है वो 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होता है। एक एटम 2 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा होता है। इसका मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। क्लियर, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कॉर्नर वाले का 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, यानी एक सेल में एक एटम का 1/8 पार्ट पड़ता है। बॉडी सेंटर्ड पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमने 1 मान लिया। और फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, यानी आधा आइटम एक यूनिट सेल में पड़ता है, आधा बगल वाले में शेयर हो रहा होता है। एक चीज और भी है, हालांकि इसकी जरूरत हमें बहुत कम जगह पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन वगैरह अगर दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, वहां पर हमें इसकी नीड हो सकती है। एज सेंटर, ठीक है। अब ये एज सेंटर क्या चीज है भाई, एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम एज बोल रहे हैं, समझ रहे ना। तो अगर एज पर यानी कि बाउंड्री के सेंटर पर कोई अगर आइटम रखा हुआ है तो वो कितनी जगह पर शेयर होगा, बहुत आसानी से आप अपने रूम से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एक यूनिट सेल आपको दिखाई पड़ रही है, अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं तो ये बाउंड्री कितनी जगह शेयर हो रही होगी, देखो एक पार्ट तो ये अपने बगल वाले से शेयर होगी, हो रही है। ये देखिए ये जो बाउंड्री है जिसको मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दी है इसकी, ये बाउंड्री कॉमन है इस वाले यूनिट सेल में और इस वाले यूनिट सेल में। तो इस बाउंड्री पर रखा हुआ आइटम आधा इधर पड़ रहा होगा, आधा इधर भी पड़ रहा होगा, यानी 2 सेल में तो शेयर हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। और एक क्यूब इसके ऊपर भी तो बन सकता है अभी, और एक क्यूब इसके ऊपर भी तो बन सकता है, तो ये बाउंड्री उसमें भी तो शेयर होगी। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं 4 क्यूब बनाऊंगा, आप देखेंगे इसको, ठीक है। एक इसके बगल में बना दे रहा हूं, मैं इस बाउंड्री की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, इस बाउंड्री।
समझ में आ रहा है? अब ये वाली जो बाउंड्री है तो कहाँ कहाँ शेयर हो रही है? एक तो देखो इस वाले यूनिट सेल में भी ये पड़ रही है ना, इस यूनिट सेल में भी आ रही है। एक ये इस वाले यूनिट सेल में भी आ रही है। दूसरा ये इससे ऊपर वाले यूनिट सेल में भी आ रही है और इससे ऊपर वाले यूनिट सेल में भी आ रही है। आपने रूम को देख लो, आपने रूम को सामने से देखोगे, ठीक है, आपने रूम की कोई भी एक एज लो, मान लो आपने राइट हैंड साइड वाली एज देखो, है ना, और इसमें जो पार्टिकल रखा होगा वो एक तो अपने बगल वाले रूम से शेयर हो रहा होगा, ठीक है, एक जस्ट ऊपर वाले रूम से शेयर हो रहा होगा और जो बगल में रूम था उसके ऊपर वाले रूम में शेयर हो रहा होगा। यानी एज पर जो पार्टिकल रखा है वो 4 जगह शेयर हो रहा होगा। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ से हो रहा है। तो जब 4 जगह शेयर हो रहा होगा तो एज सेंटर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर वाले का 1, फेस सेंटर का 1/2 और एज सेंटर का कितना हो गया 1/4। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे और इसके बाद हम रैंक ऑफ यूनिट सेल को बहुत आराम से बता सकते हैं। हमारे पास किस किस टाइप की यूनिट सेल्स हैं, हम फटाफट उनकी रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल इसकी रैंक कैसे निकलेगी। रैंक का मतलब क्या बताया था मैंने, किसी पर्टिकुलर टाइप के यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वही उसकी क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। तो देखिए फिलहाल हम सिंपल या प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। तो सिंपल या प्रिमिटिव में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है कि नहीं। अगर देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, जरूरी है हमेशा एटम्स भी हो, कभी कभी आयंस भी हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इसी को हम क्या बोल देंगे, रैंक ऑफ यूनिट सेल। कितने पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज तो क्या कि इस सेल के अंदर पार्टिकल है कहां पर, कॉर्नर पर है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। जो सेल के कॉर्नर पर पार्टिकल पाया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन, एक पार्टिकल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमने बताया था 1/8। और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो 8 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से, तो आप जानेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया 1। इसका मतलब सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो रैंक होता है या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कितना होता है 1। यानी एक सेल में दिखने में तो लग रहा है कि 8 पार्टिकल है, लेकिन ये 8 पूरे पूरे थोड़ी ना, इनका कुछ कुछ हिस्सा ही तो इस सेल के अंदर पड़ेगा, बाकी तो ये अपने आसपास वाली सेल के साथ तो शेयर कर रहे होंगे। तो टोटल हमने निकाल दिया ओवरऑल किसी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो कितने आते हैं 1। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी रैंक कितनी होती है 1। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो रैंक होती है वो कितनी होती है 1। नेक्स्ट दूसरी टाइप की यूनिट सेल कौन सी थी भाई, 3 टाइप की हमारी क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप की थी, सिंपल या प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड नंबर पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको BCC, कभी कभी हम इसको BCC भी लिख लेते हैं। ठीक है, BCC बुक्स में लिखा हुआ मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो। BCC स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, चलिए बना के देख लीजिए। बनाने में बिल्कुल भी आप लेजनेस ना दिखाएं, जितना ज्यादा आप इन डायग्राम्स को बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बॉडी सेंटर्ड में देखिए क्या क्या है, बॉडी सेंटर्ड पर ये कॉर्नर वाले एटम्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो हर जगह मिलेंगे आपको, कोई सा भी। और एक एटम कहां पर होता है, बॉडी के सेंटर पर। तो जरा देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले आप देखिए कि कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो टोटल जो कॉर्नर वाले एटम थे उनकी वजह से टोटल हमें कितना मिल जाएगा पोर्शन, देखो 1/8 तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया कॉर्नर वाले का, और ऐसे कितने हैं हमारे पास कॉर्नर, 8, ठीक। प्लस जो बॉडी सेंटर पर एक एटम है, मैंने बताया था इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमने 1 मैक्स लिख दिया, ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही तो होगा। तो देखिए यहाँ से मिला 1 और 1 ये, तो हमारे पास यहाँ पर जो रैंक निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, 2। क्लियर है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल के अंदर वो कितने होते हैं, 2, या हम कहते हैं कि इसकी रैंक कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। अब एक टाइप की यूनिट सेल और बची हुई है, उसको भी देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेसिस पर आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम इस रेशियो की बात करें कि कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल हैं और बॉडी के सेंटर पर या फेस के सेंटर पे कितने पार्टिकल हैं, इनका जो रेशियो होता है ये एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता है उस कंपाउंड के फॉर्मूला को। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हम इस रेशियो से उसके केमिकल फॉर्मूला को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक। चलिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक थर्ड नंबर पर आएगा हमारा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में एफसीसी भी लिख लेते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। ये आपके सामने क्यूब बन गया। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, देखिए कॉर्नर वाले एटम्स तो होंगे हमारे पास, नो डाउट, लेकिन हमारे पास जो फेसेस हैं वहां पर भी उनके सेंटर पर भी एटम होंगे। तो ये दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक ये वाला फेस जो सामने की तरफ है, और एक हमारा जो अंदर वाला फेस है इसके सेंटर। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं जरा कैलकुलेट करिए कितने निकल कर आते हैं। देखो कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना है आपको पता है, 1/8, चलिए लिख लीजिए। और कितने कॉर्नर्स हैं, 8, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 1/8 × 8। देखिए एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 एटम्स हैं, सिर्फ हमने 8 का मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस हमारे पास जो फेस वाला आइटम होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, फेस सेंटर्ड जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। जैसे इसका 1/8 था कॉर्नर वाले का, तो फेस वाले का कितना होगा, 1/2। और फेसेस होते कितना है, आप रूम को इमेजिन करिए, 4 तो आपकी दीवारें होंगी, फेस, एक सीलिंग हो गई और एक फर्श हो गया, यानी कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। तो 1/2 × 6, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1 यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 3। तो टोटल कितना निकल कर आया हमारे पास, 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो रैंक निकल कर आती है या जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल कर आते हैं वो कितने आते हैं, 4। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल्स की क्या निकाल दी, रैंक निकाल दी। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब पैकिंग पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी, डेंसिटी वगैरह निकालेंगे तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी, आनी चाहिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसके बेसिस पर हम किसी का केमिकल फॉर्मूला कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, उसके लिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन नोट कराऊंगा, उस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुके होंगे, उसके बाद के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अगले वाले वीडियो में उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और इसके बाद आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हालांकि वीडियो के एंड में आपको जो एक स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे, लगभग 5 क्वेश्चंस होंगे, उनमें भी ये क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा, लेकिन वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना होगा, वो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। A compound
is formed by two elements P and Q। ठीक है, एक कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बनता है जिनका नाम है P और Q। ठीक है, द कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक अरेंजमेंट। ये जो कंपाउंड है इसके जब क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं तो वो क्रिस्टल्स किस शेप के निकलते हैं? क्यूबिक शेप के। तो यही लिखा हुआ है, द कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच, और इस अरेंजमेंट में क्या है? इन विच P atoms occupy the corners of the cube and Q atoms are present at face centers, What is the formula of the compound? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इसमें हमें यह बताया गया कि एक ऐसा कंपाउंड है जो P और Q नाम के दो एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनता है। जब उस कंपाउंड की क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट आता है, जो क्रिस्टल का शेप आता है वो क्यूबिक आता है। तो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कैसा शेप आ रहा है, क्यूबिक शेप आ रहा है। जरा देखिए, ये क्यूबिक शेप आ गया। ठीक, ऐसा उसका शेप आता है, जिसमें वो क्वेश्चन कह रहा है कि P एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? P के एटम्स। जो भी एलिमेंट रखा हो P, उसके एटम्स तो कहाँ पे दिखाई पड़ेंगे हमें? कॉर्नर्स पे। और क्या कह रहा है? Q एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स। अब जो फेस सेंटर है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, चार तो ये हो गए। एक ये बाहर वाला यहाँ मान लेता हूँ, और एक ये अंदर वाला, इसका सेंटर है। ये Q एटम्स फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो केमिकल इस फॉर्मूला का, इस कंपाउंड का क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो देखिए यहाँ पर आप करते क्या है, नंबर निकालते हैं सिर्फ एटम की। तो टोटल नंबर ऑफ P एटम्स, आप P एटम्स की नंबर निकालिए। P एटम्स कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। तो एक P एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? क्योंकि कॉर्नर पर है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। और ऐसे कितने P एटम्स मिलेंगे हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 P एटम्स मिलेंगे। तो इंटू 8 कर दिया, यानी कि 1। यानी कि इस कंपाउंड के एक यूनिट सेल में P एटम्स कितने होंगे? 1। सिमिलरली हम टोटल नंबर किसकी निकाल लें? Q एटम्स। कैसे निकलेगा भाई? Q एटम्स जो है वो फेस के सेंटर्स पे मौजूद है, वो क्वेश्चन कह रहा है। और फेस सेंटर पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, कितना होता है? 1/2। तो हर Q एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है। और ऐसे कितने Q एटम्स आपके पास होंगे? जितने फेस होंगे, फेस कितना होते हैं? 6। तो 6 हमारे पास फेस हो गए, और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड का जो क्रिस्टल होगा या जो एक फॉर्मूला यूनिट होगा, उसमें एक एटम तो होगा P का और 3 एटम किसके होंगे? Q के। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा PQ3। एक एटम P का और 3 एटम्स किसके? Q के। ठीक है, बस इतना करना था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि किस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है और उस टाइप के कितने एटम्स हमारे यूनिट सेल में मौजूद हैं। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स पे फाइंड आउट कर लेंगे, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो काफी काम की चीज है। अब इसी तरीके से लास्ट में वीडियो के जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, उन क्वेश्चंस को आपको घर पे ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके बाद, ठीक है, आगे के टॉपिक्स के साथ।
You already know that every crystal lattice is made of an infinite number of unit cells, and every lattice site is occupied by a constituent particle that may be an atom, an ion, or a molecule. Now let's examine what portion of each particle belongs to a particular unit cell. Consider three types of cubic unit cells. For the sake of simplicity, assume that the constituent particle is an atom. Let's start with a simple or primitive cubic lattice. A simple cubic lattice consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. In the open structure shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In reality, the atoms are packed much more closely together, as shown in the space-filling model here. The space-filling model shows that the atoms touch along the edges of the cell. By considering the portion of atoms inside the cell boundary, we can generate a unit cell of a simple cubic lattice. From this, it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of its original volume to each unit cell. There are 8 atoms at the 8 corners. Thus, the number of atoms in each unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. A body-centered unit cell contains 8 corner atoms, just like in a simple cubic unit cell. However, there is one more atom at its body center. As a result, the atoms at the corners no longer touch along the edges of the cell in the space-filling model. The unit cell of a body-centered cubic cell is shown here. It is clear that the 8 atoms at the corners contribute 1/8 of their actual volume each. In addition, one atom lies completely inside the cell. Therefore, the number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. There is one atom at the center of the cube. Thus, the total number of atoms in a body-centered cubic unit cell is 2. The face-centered cubic lattice consists of 8 corner atoms, just like in the simple and body-centered cubic lattice. However, it also contains 6 more atoms at the 6 faces of the cube cell. The atoms touch along the diagonals, and each touches 4 corner atoms. A unit cell of a face-centered cubic cell is shown here.
it is clear that the atoms at the corners contribute 1/8 of their original volume each. In addition, there are 6 atoms at the 6 faces, which contribute half of their original volume each. The number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. The number of atoms present at the faces per unit cell is equal to 6 atoms at the faces into half an atom per unit cell, which is equal to 3. Thus, the total number of atoms per face-centered cubic unit cell is 4.